हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। इनमें से मैंने 5 वीडियो डाल दी है। आज हमारी 6ठी वीडियो है और ये 1000 प्रश्न ही नहीं है, मैं मान के चल रही हूँ कम से कम ये 5000 प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपने अच्छी प्रकार से कर लिए तो मैं ये तो नहीं कहती कि सारे आएंगे, लेकिन आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं फ़ायदा बहुत मिलेगा। ये आपके एस्टेट टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा ईमारस एनवीएस, मतलब हर टीजीटी पीजीटी, और कहीं ना कहीं आपके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएंगे। तो ये जितने भी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र मैं करवा रही हूँ और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये मिलेगी और बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है कि मैम ये पीडीएफ दे दीजिए। भाई ये मैंने पूरे 1000 प्रश्नों की पीडीएफ नहीं बना रखी और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर की मैं गलत दिए हैं, ठीक है, तो वो मैं ठीक करके आपके सामने ला रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं अगर 100% करवाऊँ तो 100 में से एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, मैं उनको ठीक करवा कर रहा। हो सकता है कि जल्दबाजी में मेरे से गलती हो जाए, तो उसके लिए मैं सुधार करूँगी, माफ़ी चाहती हूँ। देखो, मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन अगर आपको मैं पीडीएफ दे दूँगी और आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप उस गलत को ही आप को याद कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो मैं आपके 1000 प्रश्नों की सीरीज बिल्कुल निःशुल्क दूंगी। ठीक है, वो तो आपको 1000 मिलेंगे। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कम से कम 4 से 5000 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा विश्वास करो दोस्तों, मैं ये बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए और मैं चाहती हूँ कि आपका एस्टेट अब की बार ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड हो जाए। उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगी, उसके बाद मैं वो विषय करवाऊंगी जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिसने एस्टेट टीजीटी पीजीटी की वो वीडियो नहीं देखी है तो समझो कि आपने बहुत नुकसान किया है, मतलब कम से कम आप 30 नंबरों का नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी हिंदी 75 नंबर की आ रही है तो कम से कम 30 प्लस का आप नुकसान, वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि उस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा कि कौन से उपाय से आपको करना है। जैसे ही 1000 प्रश्न समाप्त होते हैं उसके बाद वह उपाय से मैं आपको निःशुल्क करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप 90 68 68 69 49 54 पर मैसेज करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और वो पेड रहेगी, वो 0 से 100 तक की रहेगी। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट के नोट्स ले रहे हैं तो आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, लेकिन ये ऑफर सीमित समय है। इसका कम से कम चार्ज 3 गुना बढ़ने वाला है। तो अभी तो आप क्या 1000-1500 में मिल जाएंगे, लेकिन बाद में इसका चार्ज बढ़ेगा। ये आपकी मर्जी है, लेना है तो इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं लेना तो निःशुल्क तैयारी मैं आपकी संपूर्ण करवा ही रही हूँ। यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 यूनिट बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ। मैंने 7वीं यूनिट पूरी कर दी है, 6ठी यूनिट हमारी चली हुई है और मतलब बस पीडीएफ के पैसे लगेंगे, वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि भाई आप कोई इच्छुक हो, और नहीं है तो फिर मैं आपकी सेवा करती ही रहूँगी। और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मेरा गला खराब है, वो सामंजस्य करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैसेज कर देना। ठीक है, ये प्रश्न आपके हर परीक्षा के लिए मैंने 250 प्रश्न करवा दिए। इससे पहले नहीं देखी वीडियो देख लेना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 251वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्र प्रचार समिति की स्थापना हुई थी 1936 में। और किसने की थी? मतलब हमारा मतलब ये ना कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने कब की थी? 1936 में की थी। कहाँ की थी? ठीक है, ये भी तो आता ना कि कहाँ की थी, तो ये वर्धा में की थी। वर्धा में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय साहित्य समिति की, तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 252वां
ए रहेगा प्रेमचंद, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक। सह संस्थापक मतलब एक तो संस्थापक होता है और उसका सहयोग करने वाला उसे सह संस्थापक कहते हैं। तो ये वहाँ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई थी? तो इसको जितनी बार बोलूं कि महत्वपूर्ण उतनी बार ही कम है। इतना आसान प्रश्न है लेकिन परीक्षा में इतना पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण है। तो इसका आप लगाएंगे 1893 में। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। एक कंफ्यूज वाला दोस्तों प्रश्न है, उसको आप याद रखेंगे। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, एक ऑप्शन आपको 1896 मिलता है। उसमें क्या होता है? 1896 है, उसमें आपका होता है, उसमें नागरी प्रचारणी पुस्तक लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पुस्तक या पत्रिका, माफ़ कीजिए पत्रिका, पुस्तक नहीं पत्रिका, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुंह से निकल गया भाई। तो वो 1896 में पत्रिका बनी थी और 93 में क्या हुआ था? उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा पूछी जाए तो 1893 में आएगा, लेकिन अगर पत्रिका पूछी जाए तो 1896। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, पत्रिका आए तो 96 और सभा आए तो 93। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 254वां आपकी स्क्रीन पर है। ये अब मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लीजिए करो। तो इसकी हुई थी 1918 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? 1918 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 255 का है, 255 का रहेगा मदन मोहन मालवीय। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मतलब सारे ही महत्वपूर्ण है, जो मैं इसलिए महत्वपूर्ण लेके क्योंकि पूछे हुए प्रश्न है। निम्न में से सानुनासिक वर्ण है। देखो, सानुनासिक को अनुनासिक भी कहा जाता है। जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे सानुनासिक कहते हैं। तो इसका रहेगा डै, और ये 5 ही डै यण में ये होते हैं। इसका उच्चारण जैसे डै यण में हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी जो उष्मा है, जो वायु है, नाक से भी निकल रही है और हमारे मुंह से भी निकल रही है। ज़्यादा वायु नाक से निकलती है। इनमें से उपबोली को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा, संपर्क भाषा, स्थानीय बोली, राष्ट्रभाषा। तो 257 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने निशान लगा लिया होगा या सोच। इसे स्थानीय भाषा कहा जाता है। देखो दोस्तों, एक होती है भाषा, भाषा वो होती है जो कि पूरे देश में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा जो कि देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है, मतलब ज़्यादा। राजभाषा वो होती है जिसमें राज्य के काज यानी राज्य के कार्य यानी देश के कार्य, जैसे आपके स्कूल के कार्य हैं, बैंक के कार्य हैं, किसी भी ऑफिस के कार्य हैं, और ये आपके जो कानून संबंधी कार्य हैं, जो बोलते हैं ना वकील, जो उनकी भाषा जो होती है वो। संपर्क भाषा वो होती है जो दो देशों की, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान आपस में व्यवसाय कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, तो उसमें क्या वो एक संपर्क भाषा होगी। तो दो देशों को उसमें, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके साथ संपर्क कर रही हूँ तो मुझे भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। मतलब दो जो अभ्यर्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो देश आपस में व्यवसाय कर रहे हैं, तो दोनों को जानकारी होनी चाहिए, तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। स्थानीय भाषा वो होती है जो कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। मान लीजिए आपका गांव है, तो आपके गांव में जैसे आपका मामा का गांव है या आपका जो ससुराल है, तो उसमें बारीकी अंतर होते हैं। जैसे बोली छोटे क्षेत्र में उससे बोली से भी आधे, जैसे मान लीजिए आपके गांव में है तो आपको बोलते हैं ना कई बार, आप कैसे बोलिए वहाँ की बोली है या उसका भी छोटा भाग, जैसे कि मान ले हर 2-3 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में जो भाषा बदल जाती है उसे उपबोली कहते हैं, और इस स्थानीय विशेष में बोली जाती है उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। जैसे कि जैसे मेरे गाँव में और मेरे ससुराल में थोड़ा बहुत अंतर है, उसे उपबोली कहते हैं। ध्वनियों वर्गीकरण के स्थान पर कौन से आते हैं? तो देखने तो इसका 258 करेगा बी, स्थान करण प्रयत्न। अब ये स्थान क्या होता है, करण क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप कंठ है तो ये स्थान होगा भी, कंठ से बोल रहे हैं, जैसे कि ए कह है, कंठ है, ए कह है, तो ए आ भी इसी में आता है, कह गेड़ है और है। ठीक है का उच्चारण आप कहोगे मैम कंठ से, तो देखो कंठ से भी होता है, अलजीवा से भी होता है और काकल्य से भी होता है।
ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको अलजीवा और काकल्य मिले तो आप दोनों करेंगे, ठीक है, दोनों साथ। अगर आपको ऑप्शन में कंठे मिलता है तो कंठे को आप थर्ड क्या है प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा काकल्य और अलजीवा। तो वो कहाँ होता है, जैसे हमारे कंठ का जो होता है अंदर का भाग, जैसे ऐसे मांस का एक टुकड़ा लटका होता है गोल गोल, तो उसे हम अलजीवा या काकल्य कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कंठ पे जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने बारीकी से बताया है, क्योंकि आपके अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये होगा स्थान। अब करण क्या है, प्रयत्न क्या है, जैसे अलप प्राण है, प्रयत्न होता है अलप प्राण और महाप्राण। आप कहोगे जो पहली बार तो ये मैम ये अलप प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो 1 2 माफ कीजिए 1 3 5 ये आपके क्या है अलप प्राण है, यानी पहला तीसरा पांचवा वर्ण। जैसे मैंने लिखा ख, फिर मैंने लिखा घ और फिर मैंने लिखा अड़, तो ये क्या है पहला, ये क्या है तीसरा और ये क्या है, तो ये हो गया आपका अलप प्राण। अब महाप्राण क्या है, जिसमें दूसरा और चौथा, जैसे ख है और घ है, ठीक है, तो ये हो गए आपके महाप्राण। अब करण क्या है, जैसे अघोष है, सघोष है, अघोष सघोष का पहला और दूसरा ये क्या अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा ये आपके सघोष है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा का निर्माण किससे होता है, व्यक्त ध्वनियों से, मौन से, मुख ध्वनियों से, संकेतों से। तो 259 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्त ध्वनियों। अब ये व्यक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए व्यक्त जिसमें आप क्या है मैंने जैसे लिपि जिसे आप कहते हो भाषा कर्मण लिपि कह लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको ए लिखा, तो आपने कभी सोचा है कि मैंने इसको ए ही क्यों लिखा, क्योंकि ये एक निर्धारित की गई है कि आप इनका जो आप अपनी भाषा है इन्हीं ध्वनियों से व्यक्त करोगे, ठीक है ना। अब मैंने ई लिखा, तो मैंने ई ही क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें इनको मान्यता दी गई है, ठीक है, समझ गए होगे। और वैसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या मेरा काम तो भाई मेरे साथ कई आते कि मैम आप तो ना बिल्कुल बच्चों की तरह करवाते हो क्या 5वीं वाले। मैं बुरा नहीं मानती कि आप उसमें क्यों, मुझे पता आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन भाई मैं तो ना जो पहली बार परीक्षा दे रहा उनको भी साथ लेकर चलती हूँ। अगर आपको जल्दबाजी है थोड़े सा वीडियो को तेज़ करके देख लिया करो, ठीक है। इसमें क्या है हमारे चैनल का नाम आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि बताने की। इनमें से 1 सेकंड के लिए भी मैं इसमें एक सेकंड में बुक उठाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं इसमें क्या, मुझे भी परेशानी हो रही है लिखने में देखने में। मैं एक मिनट के लिए मेरे यहीं पास बुक रखी है और मैं देख लेती हूँ इसमें क्या लिख रखा है। इनमें से भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं, इनमें से भाषा विज्ञान की आप लिख सकते हो चाहे आपने भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं, इनमें से भाषा विज्ञान की शाखाएं प्रश्न ये हैं, ठीक है। तो अब सोचो आप, इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 260 का आपका रहेगा ए, वर्णनात्मक, साहित्यिक, नैतिक। अब वर्णनात्मक वर्णन करना, साहित्यिक मतलब कि देखो अब क्या आप बोलचाल में जैसे घर पे आप बोलते हो, तो ये आप क्या उसमें बोलचाल की भाषा कर रहे हो, चाहे आप उसमें बोली हो या उपबोली हो, ऐसे साहित्यिक। लेकिन जो साहित्य जो मान्यता प्राप्त जो उसकी भाषा होते हैं जिसमें इतिहास लिखा जाता है, साहित्य लिखा, जैसे उपन्यास लिखे प्रेमचंद ने, नाटक लिखे, तो ये साहित्यिक भाषा। नैतिक क्या है, नैतिक का मतलब ये होता है कि आप उसकी जो भाषा वो सभ्य होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि परिवार के सभी सदस्य बैठकर उसे सुन सकते हो, ठीक है। और अश्लीलता का या फिर किसी को गाली गलौज ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो ये शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर होता है, नागकुमार, चरियू, जसचरियू, महाभाष्य। 261 का आपका डी है। अब भ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर, महाभाष्य। अब भ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, महाभाष्य में। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है,
ऋग्वेद है, रामायण, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें क्यों समय खराब किया। ऋग्वेद है, अब मैं बता लेती हूँ ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा। जैसे रामायण के एक, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, मैं एक बार इंटरव्यू देने के लिए गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ मेरी पीएचडी क्या मैंने बीच में छोड़ दी, किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे का कुछ इशू था। तो उसने मुझे पूछा, पीएचडी थी वो, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने पूछा मैम देखो गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन गलतियाँ के ध्यान, मैंने कहा उसमें रामायण, उन्होंने कहा मैम तुलसीदास ने लिखी है, मैंने कहा मैम रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, ठीक है वाल्मीकि है, ठीक है वाल्मीकि। और इसके अलावा इसमें क्या है, रामचरितमानस, कभी बच्चों को कन्फ्यूज रहता है, रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने, रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने, और रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। और इसके अलावा पयुम चरित लिखी थी शंभु ने, पयम चंदू लिखी शंभु जी अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने माना है अपभ्रंश के प्रथम कवि, ठीक है। अब हम भटक गए रास्ते से, लेकिन हमने प्रश्न किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने समय खराब किया है। तो ऋग्वेद के बाद आता है आपका सामवेद, सामवेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद, और यजुर्वेद के आता है अर्थवेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में जिसमें क्या है, जैसे कि आपके ये हैं जो ऋषि मुनियों की जो उच्चारण होते थे, वो सामवेद में संगीत होता था, और यजुर्वेद जो होता था इसमें गद्य और पद्य दोनों की होती थी। अर्थवेद में जिसमें जादू और टोने का वर्णन होता था, और जितनी बुराइयां थी जो लास्ट का जो था उसमें अर्थवेद में आ गई थी, ठीक है। सार्थक की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है, तो ये सभी को आपको पता है और लगा लिया होगा आपने ऑप्शन, तो इसका रहेगा शब्द। अब देखो 1 मिनट के लिए आप अगर मैं इसको काट दूं भाषा की लघुत्तम इकाई, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की। लेकिन सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, अर्थ सहित। तो अर्थ वर्ण का, तो जैसे मैंने ए लिखा, ई लिखा, ऊ लिखा, क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। हालांकि अर्थ प्रकट करने में मदद करते हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन क्या है, सार्थक अर्थ सहित, जैसे मैंने लिखा कम, 2 लगा दी कम, तो इसका मतलब थोड़ा, ठीक है ना, तो ये आपका बी आएगा। और जो मात्रा होती हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, जैसे कि मैंने मात्रा लिखी है तो आप बता कर दोगे ये मात्राएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, बम्बई विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 264वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1938 में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1938 में हुई थी। इनमें से कौन राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 265वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें जम्मू कश्मीर की भाषा क्या है, हिंदी नहीं है, बाकी सब हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, बाकी हिंदी है। ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना किसने की थी, ब्रज भाषा में अष्टयाम। 266वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका बी है नाभादास। ब्रज भाषा में अष्टयाम की नाभादास ने की थी, ठीक है। और कबीरदास का जन्म पूछा जाता है, तो आप जन्म, बिल्कुल आसान प्रश्न, लेकिन आप मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है। मैं 2 प्रश्न आपसे डेली पूछूंगी। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम की किस भाषा परिवार को दिया है, मैक्स मुलर ने इंडो जर्मन नाम परिवार किस भाषा को दिया है। 267वां प्रश्न, भारोपीय क्या है भाषा। अब भारोपीय भाषा परिवार क्या होता है, देखो, भारत और यूरोप, भारत और यूरोप से बनी भाषा भारोपीय भाषा परिवार कहलाती है। कुमाऊनी किस प्रांत में बोली जाती है। 268वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड। कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाती है, जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। मेरठ और सहारनपुर में किस बोली, मैं ज़्यादा समय उसमें लूँगी जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते ही हैं, और बाकी नहीं बनते तो थोड़ा सा ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है। मेरठ और सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है, तो 269वां प्रश्न आप खड़ी बोली। मेरठ और सहारनपुर जो आपका उत्तर प्रदेश का जो एरिया, वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। अब भ्रंश का व्याकरण है। 270वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शब्दानुशासन, ठीक है। और वर्ण रत्नाकर क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। देखो, वर्ण के पढ़ने के लिए हमें क्या ज्योति की आवश्यकता होती है, तो ये याद रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्रों, ग्रंथों, पुराणों, वेद। 271वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये ब्राह्मणों, ग्रंथों और सूत्रों में मिलते हैं।
आर्यों की ठेठ बोली क्या होती है? 272वां प्रश्न। तो 272वां रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, और 272 इसके बाद हम चलते हैं। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं हो वीडियो आपको कैसी लग रही है? नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हुए, अभी अब तक हमने नागरिक प्रचारणी सभा पढ़ा, कहाँ हुई थी स्थापना, कब हुई थी, और नागरिक प्रचारणी पत्रिका हमने पढ़ा। अगर आपको याद हो, अगर आपको एक बार याद नहीं होता है, खाना बनाते, कपड़े धोते, बर्तन धोते सुन लिया करो, ऐसे ही मैं तो ऐसे भी सुन लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलाल शुक्ल, धनपत राय, श्याम सुंदर दयाल, दुलारे वाजपेयी। 273वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका रहेगा श्याम सुंदर दास। निम्न इनमें से नागरिक प्रचारणी सभा से श्याम सुंदर दास जुड़े थे। पाली और पाटिल से उत्पन्न होने वाले विद्वानों का नाम क्या है? पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? 274 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैक्स मुलर। ठीक है, किस भाषा में संस्कृत और तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? 275वां प्रश्न आप उर्दू में। देखो, संस्कृत जो भाषा है, इसे संस्कृत के शब्द कहें या तत्सम के शब्द कहें, एक ही बात है। और जब हिंदी में इसका रूपांतरण किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा गर्दभ, ठीक है, और ये हो गया आपका तत्सम शब्द। और ये मैंने लिखा गधा, तो ये हो गया आपका तद्भव, यानी हिंदी का। ये संस्कृत का कहिए या तत्सम का कहिए, ये तद्भव का कहिए या हिंदी का, एक ही बात है। ठीक है, अगर कहीं भी शब्द में आपको री दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये तत्सम का शब्द है, और ये 100% सत्य बात है। ठीक है, याद रखना, अगर किसी भी शब्द में आपको री दिखाई दे तो इसका मतलब, और ज़्यादातर आधे वर्ण होते हैं, जैसे आधा र है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे, जैसे जय का ये होना। सिर्फ मैं 10 लाइन में आपको ये बता सकती हूँ कि 10 लाइन अगर आप कितने शब्द है हिंदी में तत्सम, कितने रटोगे? कभी मत रटना। कुछ शब्द ऐसे अपवाद, बस वो आपको 50 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद करने, बल्कि 10 लाइन में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये तत्सम की पहचान है, ये तद्भव की पहचान है। क्योंकि मैं क्या नेट वालों को भी लेकर चल रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी, मेरे पास इतना बर्डन है, लेकिन मैं 10 लाइन में आपकी सारी समस्या दूर कर सकती हूँ कि तत्सम तद्भव में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो वो लाइन में मैं वो ज़रूर करवाऊंगी, और बल्कि मैंने करवा भी रखी कि मैं आपके पास वो वीडियो कम्युनिटी में दोबारा लगा दूंगी, तो उसे आप ज़रूर देख कर जाएं पेपर में। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? 276वां प्रश्न आप संस्कृत का किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी क्षेत्र के अंदर निम्न प्रदेश में आते हैं, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रदेश आते हैं, कितने आते हैं? 277वां प्रश्न। ये 10 ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी क्षेत्र में बोले। एक क्या है ये भी पूछा जाता है, इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हिंदी बोली जाती है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित ऐसा प्रदेश है, दिल्ली, जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये राजभाषा। सरकारी कामकाज, सरकारी मतलब कोई भी ऑफिस, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आपका कोर्ट है, चाहे बैंक के कार्य हैं, कोई भी कार्य हैं, तो उसमें ऑफिस में जो काम होते हैं तो वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, अब मैं आपके पूछूं, हिंदी आपकी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमें भाषा बताकर ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि पुस्तकों में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी में कार्य का जो काम होते हैं हमारी हिंदी में होते हैं। लेकिन अगर हम इसका डाटा निकालें तो हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा की पहले आप परिभाषा समझे, क्योंकि राष्ट्र यानी देश में ज़्यादातर संख्या में, यानी ज़्यादा संख्या में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा होती है। और हिंदी का प्रयोग करते हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी में जैसे, क्योंकि हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर हमारी हिंदी बोली जाती है, लेकिन
हमारा जो देश है ये बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब इसमें बहुत सी भाषाओं को मान्यता मिली है, ठीक है। लेकिन कब मिली है? 343 को, अनुच्छेद 343 को मिली है 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हम क्या है, हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो 343 से 351 याद रखेंगे। भाग कौन सा है इनका? भाग 17 है। बार बार इसलिए कुछ अभ्यर्थी से कंफ्यूज मतलब बहुत क्या बोर हो गए होंगे, लेकिन मेरा रिपीट करने का मतलब ये है कि ये प्रश्न आपके जहन में बैठ जाए और आप इसमें गलती नहीं करो 1% भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं जोर दे रही हूँ इन बातों पर। अभी मैं एक बात और पूछूंगी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 10 जनवरी है दोस्तों, 10 जनवरी। अगर हमारे देश का पूछा जाए तो 14 सितंबर आप याद रखेंगे, ठीक है। अब भ्रंश केस में बोलचाल की भाषा कौन सी है? 279वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ए है देश भाषा। खुसरो का जन्म स्थान, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 280 का आप याद रखेंगे एटा। लहंदा क्या है? 1 मिनट के लिए, लहंदा भाषा किस भ्रंश से हुई है? 281वां बी रहेगा आपका पैसाची। निम्न में से किस विद्वान ने अवधि का संबंध पाली से माना है? 282वां प्रश्न आपका, इसका रहेगा आपका बाबूराम सक्सेना। प्रथम ईस्वी से 5वीं ईस्वी की भाषा को क्या कहा जाता है? 283वां जो इसका प्राकृत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जिनमें हमें जो प्रश्न कम बनने की संभावना है। अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 284वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अमीर खुसरो ने किया है। उर्दू को पहले पुकारा जाता था, 285वां इसका रहे रेखता। ये आया हुआ प्रश्न, उर्दू को रेखता भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था, याद रखेंगे। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? 286वां हिंदवी किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी किया है। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, तो ये प्रश्न भी आता है। अब आप देखेंगे प्राचीन आर्य भाषाओं के रूप है। 287वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए है, गधे के होठ वाली लिपि को क्या कहते हैं? तो ये आपको याद रखेंगे। देखो ये कुछ यूनिक सा प्रश्न है, देख लेना, आ सकता है। चलो हमारे क्या, हमें यूनिक प्रश्न याद करने मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। भाई मैं किसी से दोस्तों में आपस में पूछ लेते हैं, गधे के होठ से वाली लिपि को क्या कहते हैं? शायद आपने पहली बार देखा होगा, खरोष्टी, ठीक है। विभाषा किसे कहते हैं? ये बोली को कहते हैं। बोली को, उर्दू की जननी को क्या होती? उर्दू की जननी कौन सी भाषा है? 280 दक्षिणी। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया जाता है? 291वां आपका रहेगा ए प्रेम सागर। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? 292 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो 292 का आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए वर्नाकुलर हिंदवी। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? वर्नाकुलर हिंदी। अगर मैं तेज स्पीड से चल रही हूँ तो आप थोड़ा धीरे कर लेना, अगर आपको लग रहा है मैं कम से, तो अपने आपका जो एक फीचर है उसमें आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं। 293 लल्लू लाल, भाषा मुंशी के नाम से लल्लू लाल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 294 का आप कह रहे 1945 में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है। कहाँ पर, माफ़ कीजिए, कहाँ पर हुई है, कब हुई है, कहाँ पर हुई है, दोनों साथ दे दिए। 1945 और ये क्या है? सीपुना, ठीक है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार की स्थापना हुई है 1945 में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार स्थापना की कहाँ हुई है? पूना में हुई है, ठीक है। शुक्ल ने हिंदी के लिए आरंभिक 4 उन्नयन में किस स्थान पर है? 296 का ए। देखो कहीं ना कहीं आपको इनसे फ़ायदा बहुत मिलेगा। आप जब के किसी पेपर में बैठोगे, बल्कि स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो आप याद करोगे क्या सिलेक्टेड प्रश्न करवाए हैं। पुरानी अवधि की प्रथम रचना कौन सी है? 297 का राहुल वेल। राहुल वेल, और राहुल वेल किसकी है? रोड़ा कवि की है, रोड़ा कवि की। और ये पहली ऐसी रचना है जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखी गई है। और गद्य और पद्य में मतलब चंपू काव्य,
अब चंपू काव्य का क्या मतलब? कई तो पहली बार तैयारी करें, मैं मुक्तक काव्य पढ़ा है, खंड काव्य पढ़ा है, महाकाव्य पढ़ा है, प्रबंध काव्य पढ़ा, ये चंपू काव्य क्या होता है? तो मैं बताऊंगी आपको। गद्य और पद्य को मिश्रित करके जब कोई काव्य लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहता है। अब ये गद्य क्या चीज़ है? जैसे कि आपकी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। अब ये पद्य क्या चीज़ है? जो लय से, जैसे आपकी गजल है, कविताएं हैं, जो लय के द्वारा गाई जाती है वो पद्य होती है, और दोनों को मिलाकर जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो राउलवेल आपका चंपू काव्य जो गद्य और पद्य को मिलाकर लिखा गया, और ये रोड़ा कवि की रचना है। तो यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। अपभ्रंश का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 298 का आप करेगा बी, शोरसेनी से हुआ है। ठीक है। और मुजफ्फरनगर का था रामपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। 299 का आपका रहेगा सी, खड़ी बोली। अपभ्रंश के कारणिक रूप से विवेचन किसने किया है? तो आपका रहेगा हेमचंद्र। तो देखो यहाँ दोस्तों, वैसे तो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं, लेकिन ये देखो आधे घंटे में हमने 50 प्रश्न कर लिए, लेकिन इसका मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आपके 200 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको एस्टेट TGT PGT के नोट्स चाहिए या आल TGT PGT के, तो क्या है, आप इस नंबर पर संदेश भेजकर 90 68 68 49 54 KVS को छोड़कर आपको हर के नोट्स मिलेंगे। KVS को छोड़कर आप EMRS NVS सब के नोट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एस्टेट PGT के नोट्स लेते हो तो मैं आपको NCERT को छोड़कर PGT जो आपका होता है लिखित पेपर, उसके नोट्स फ्री दूंगी। अगर आप UGC नेट के नोट्स लेते हो तो मैं आपको हरियाणा लिखित पेपर के नोट्स फ्री में दूंगी, लेकिन ये फ्री के कुछ समय तक ही है। और उसके बाद भाई अगर ये पेपर की, जैसे कि आपने लिखित पेपर की डेट की घोषित हो जाती है, तो फिर मैं इसका प्राइस बढ़ाऊंगी 3 गुना, क्योंकि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। कम से कम मैं 4 घंटा नोट्स लिखती हूँ, और आपका जो सिलेबस है UPSC से भी 4 गुना ज़्यादा। जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आप एक बार सिलेबस निकाल के देखो UPSC का और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोट्स दे रहे हैं, तो कम से कम 9 10 हज़ार के, और वो भी 15,000 के आगे जब पेपर की डेट आएगी बढ़ने वाली है। तो मैं आपको वहाँ इसका रेट बढ़ेगा। कम से कम अभी क्या है, इनका रेट 3,000 रुपये होने वाला है। तो अभी आपको चाहिए ले लेना। कुछ मुझे इस कमेंट में आप ले ना ले, लेकिन इस कमेंट में मुझे बहुत हैरानी होती है। देखो 6 साल के बाद हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है दोस्तों। कई मुझे, मैं PDF कितने पेज में हो गया? अरे भैया संपूर्ण पाठ्य मैं आपको 100 पेज भेज दूंगी, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कहोगे मैम हमें ज़्यादा से दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का हमारा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन आप पेज का, अरे भाई पार्टी में जाते हो 10,000 रुपये की ड्रेस पहन लेते हो, लेकिन PDF आप फिर क्या है, आप पता है कौन सी दौड़ में हो गए, मैम हमें उम्र की छूट करवा दो। ठीक है, उम्र की छूट, बहुत ऐसे कमेंट आते हैं। भाई मैं करवाने वाली नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों पैसे 1000-1500 कुछ मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मायने रखता है आपका समय। अगर ये एक बार ये समय आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा लौट के नहीं आने का। आ गया तो भी आप उसमें ध्यान आकर्षित नहीं कर पाओगे। कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। देखो मैं आपके 1000-1500 से ना तो मैं कोई करोड़पति बनने वाली हूँ, और ना अगर आप नहीं लोगे तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हो तो बना लो, नहीं अगर आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं ले लेना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी आप मेरे से लो, लेकिन अगर आपके पाठ्यक्रम में पकड़ नहीं है तो कहीं ना कहीं जुड़कर आप ज़रूर तैयारी करो। मेरा मतलब कि आपका चयन होना चाहिए, चाहे वो आप मेरे से जुड़कर करो या किसी और से जुड़कर करो। ठीक है, तो मुझे यही कहना था। और कहीं ना कहीं आप मेरे YouTube के सदस्य नहीं हो, मेरे परिवार के सदस्य हो। कोई मेरे से छोटा है, कोई मेरे से बड़ा है, मतलब ये परिवार मेरा YouTube परिवार नहीं है, मेरा अपना खुद का परिवार है। इसलिए मैं बोल देती हूँ, और मैं आपसे प्यार से भी बातें करती हूँ, और कहीं कहीं ना मैं कुछ कड़वी बातें भी इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समय रहते आपका चयन हो जाए।
क्योंकि देखो परिवार वाले आपको कपड़ों के लिए पैसे देते हैं, पार्टी के लिए पैसे देते हैं, उनसे बोलो कि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए पैसे दे दो। रही बात ये कि कुछ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है परिवार की, तो मैं इतना ही कहूँगी लास्ट में, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप ज़रूर सिलेबस अपने पास रखकर तैयारी करें। और आप देखो 1000-1500 में आप कम से कम 70,000 की शुरुआत होती है। अगर आप टीजीटी लगोगे तो आपके 70,000 है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगे तो 90,000 है। ठीक है, तो यही कहना था मुझे आज के लिए, इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं चाहती हूँ कि 2025 में आप का कहीं ना कहीं चयन हो जाए और आप मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आए, फिर मैं आपसे लाइव वीडियो बनाऊंगी और आपकी यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी। आपकी पहचान बनेगी और आपकी पहचान बनेगी तो मेरी भी पहचान बनेगी। और इसके साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।